देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, पावर पॉइंट दिखा क्या, जिस्ट ऑफ अमेंडमेंट स्लिप 22 टू GNSR डेटेड Yes, sir. 20 सितंबर 2025 आ गया ना? Yes, sir. ओके। इसको देखेंगे एक एक पॉइंट हम लोग। फर्स्ट पॉइंट ऊपर लिखा है, ये ब्रीफ ही है, ब्रीफ में दिया है। In case of flickering or bobbing, Locopilot to obey the signal aspect only when it assumes steady aspect for 60 सेकेंड within 60 सेकेंड। तो इसमें देखो चेंजिंग क्या है, पहले भी था ये नियम इसमें कि कोई भी सिग्नल अगर लोको पायलट देख रहा है कि फ्लिकरिंग बॉबिंग है, तो फ्लिकरिंग का मतलब होता है कि सेम लाइट जल रही है और बंद हो रही बार बार, और 60 सेकंड तक लगातार नहीं जल रही है एक ही लाइट, तो उसको फ्लिकरिंग बोलते हैं। और बॉबिंग का मतलब होता है कि कभी नीचे वाली जल जाती है तो फिर बंद होके कभी ऊपर वाली जल जाती है, सब लूज कनेक्शन की वजह से होता है। और 60 सेकंड तक लगातार एक लाइट नहीं जल रही, यानी ऊपर कभी नीचे की लाइट जलेगी तो बॉबिंग बोलते हैं, एक ही लाइट जलेगी बंद होगी तो फ्लिकरिंग बोलते हैं। तो दूसरा जो 60 सेकंड है कि लोको पायलट कितना देर वेट करना चाहिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो नियम नहीं था, तो इसमें ऐड किया गया कि लोको पायलट 60 सेकंड तक ही वेट करना चाहिए। 60 सेकंड यानी 1 मिनट में प्रैक्टिकल में ठीक है, 1 मिनट के बदले 2 मिनट हो जाएगा, वो अलग बात है, पर रूल के हिसाब से 1 मिनट वेट करेगा कि हाँ ये स्टडी एस्पेक्ट आ रहा है या बार बार चेंज ही हो रहा है, उतने देर में डिसाइड कर लेगा। फिर आगे जो पुराने रूल है वही है कि यदि स्टडी एस्पेक्ट नहीं आया, वो फ्लिकरिंग या बॉबिंग उसका जारी है, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट समझ के ट्रेन को चलाना है। यानी डिस्टेंट सिग्नल है तो कासन, और अगर स्टॉप सिग्नल है, होम सिग्नल है, तो उसको फिर स्टॉप मान के गाड़ी रोक देना है, ये हमको इन्फॉर्म करना है। ओके, तो ये मीनिंग हुआ। तो इसमें एक 60 सेकेंड ऐड किया गया कि स्टडी एस्पेक्ट आना चाहिए, लोको पायलट 60 सेकंड में डिसाइड कर लेना चाहिए, अदरवाइज act as if it is displaying its most restrictive aspect. Then point number 2, trains may be permitted to run through via loop line including goods loop with 1 in 8.5 turnout. In case of speed less than 15 kmph, warning boards to be provided. इसका मीनिंग क्या हुआ कि लूप लाइन से ट्रेन को हम रन थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन अगर 15 kmph से उस लूप लाइन में स्पीड कम है, जैसे क्या होता था, एक स्ट्रेट स्विच होती है, एक कर्व स्विच पुराने टाइम में, आजकल तो मैक्सिमम हर जगह थिक वेव स्विच हो गई, तो सिर्फ एक स्ट्रेट स्विच में पैसेंजर ट्रेन का लूप लाइन में स्पीड है 10 kmph और गुड्स ट्रेन का स्पीड है 15 kmph। तो वहाँ पे देखो 15 से कम में जा रही पैसेंजर ट्रेन, तो रन थ्रू आप लगा सकते हैं वैसा लूप लाइन को भी, लेकिन स्पीड बोर्ड लगाना पड़ेगा। अगर 15 से कम की स्पीड से लूप लाइन में जाना है तो स्पीड बोर्ड लगाना पड़ेगा। ओके, ये भी कुछ सर इम्पॉर्टेंट, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। नॉर्मली लूप लाइन में 15 kmph जाएगी, और जहाँ पे थिक वेव स्विच है वहाँ 30 kmph तक परमिटेड है। अभी स्टेशन में आप प्रैक्टिकल देखोगे तो 30 kmph का भी बोर्ड लगा रहता है। बोलिए, किसको डाउट आ रहा है? सर ये स्विच के बारे में एक बार बता दीजिए सर, ये दो और। ओके, आजकल स्टेशन में जो फेसिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पे सब मैक्सिमम स्टेशन में थिक वेव स्विच लगा है, उसको TWS बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट लूप में स्पीड 30 तक परमिटेड है। अगर सिग्नल काम कर रहा है, इंटरलॉकिंग है, तो 30 kmph तक फर्स्ट लूप में परमिटेड है। अच्छा, पुराने टाइम में क्या था, सबसे स्टार्टिंग में आया था स्ट्रेट स्विच, तो स्ट्रेट स्विच जब लगी रहती है उसको बदल के फिर कर्व्ड स्विच लाए। तो स्ट्रेट स्विच में क्या रहता था कि पैसेंजर ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड 10 kmph और गुड्स ट्रेन को 15 kmph परमिट करते थे। वो सब बहुत पहले 20-30 साल पहले सब चेंज करके कर्व्ड स्विच लाए।
कर्व्ड स्विच है तो दोनों 15 में जा सकती है, पैसेंजर भी गुड्स ट्रेन भी। और जो लेटेस्ट आया उसको बोलते हैं थिक वेव स्विच, यानी टाइप ऑफ फेसिंग पॉइंट है। जैसे पुराने ज़माने में घर बनते थे बिना पिलर के, तो 2 स्टोरी से ज़्यादा बनाना तो बहुत ही खतरनाक था, वो पिलर नहीं था। तो फिर पिलर आ गया, फिर पिलर में भी और डीप बेस डाल दिया आपने तो 7 स्टोरी 8 स्टोरी। अब जो बड़े अपार्टमेंट बॉम्बे और बड़े सिटी में बनते हैं 50 स्टोरी के भी 40 स्टोरी के भी बन रहे हैं। तो क्या ये लोग टेक्नोलॉजी लाए उसमें, उसी तरह अपना पॉइंट्स में भी फेसिंग पॉइंट में पहले स्ट्रेट स्विच आया सबसे कम स्पीड, कर्व्ड स्विच आया तो पैसेंजर गुड्स दोनों का 15 हो गया, और जब थिक वेव आया तो उसमें भी पैसेंजर और गुड्स दोनों का 30 kmph हो गया। ओके, तो उसे स्विच का सर ये मतलब फेसिंग पॉइंट बोलते हैं। टर्न टर्न आउट पे आउट भी माने रहता है सर ये? टर्न आउट का मतलब होता है घुमाओ। तो जब हाँ गाड़ी सर, लूप लाइन में जाती है तो टर्न करती है ना, इसीलिए उसको टर्न आउट बोलते हैं। ओके। तो यही स्विच सर टर्न आउट में भी यूज होता है ना, तो टर्न वहाँ आउट के भी में स्पीड से? हाँ, नहीं समझे। जो टर्न आउट का मतलब होता है कि ट्रेन टर्न करके लूप लाइन में जाती है ना, और लूप लाइन से टर्न करके मेन लाइन में आती है, इसलिए टर्न आउट का मीनिंग होता है लूप लाइन ही होता है एक्चुअली। यानी जैसे मेन लाइन का एक नाम है स्ट्रेट लाइन, और लूप लाइन का नाम है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब ही होता है लूप लाइन। ओके। तो फेसिंग पॉइंट का जो क्वालिटी है, जैसे जैसे इम्प्रूव हो गया वैसे वैसे स्पीड बढ़ गई, ऐसे समझना है। सर अगर ब्लॉक सेक्शन में अगर टर्न आउट हो तो वहाँ पे ऐसे ही कुछ भी रहेगा क्या, स्विच टाइप से? ब्लॉक सेक्शन में नहीं, वहाँ कहाँ रहता है, वहाँ लूप लाइन रहती है क्या ब्लॉक सेक्शन में? जहाँ लूप लाइन है नहीं मेन लाइन है उधर ही रहेगा। वो टर्न सर, आउट वहाँ का पे मतलब टर्निंग नहीं है, टर्न आउट का मतलब टर्निंग नहीं है, टर्न आउट का मतलब लूप लाइन। समझे? मैं उसको समझ रहा था। नहीं 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 नहीं, टर्न आउट का मतलब ऐसा नहीं। जैसे ब्लॉक सेक्शन में लाइन थोड़ा दाएं बाएं मुड़ के जाती है तो टर्न आउट नहीं है, वो टर्निंग है। टर्न आउट का मीनिंग है लूप लाइन, मीनिंग ये होती है। नहीं, चलो आगे। देन नंबर 3 पॉइंट, ड्यूरिंग एनआई वर्किंग, नॉन इंटरलॉक वर्किंग फ्री, ये वाला तो सुने भी होंगे। देखो इसमें कौन सा कुछ पॉइंट मिलता है नया। फ्री होम मैंडेटरी, यानी जब एनआई वर्किंग करते हैं जहाँ 24 घंटे से ज़्यादा वाला काम चलता है, तो एक होम सिग्नल देते हैं, उसमें सिर्फ रेड लाइट और येलो लाइट रहती है। और बाकी उसमें इंटरलॉकिंग नहीं रहती है। तो जो होम सिग्नल है ब्रैकेट में देखो लिखा मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब है अनिवार्य है एनआई वर्किंग में फ्री होम सिग्नल देना। नहीं देंगे तो क्या होगा, पेपर वर्क बढ़ जाएगा। क्लैंप पैडलॉक तो लगाना ही है, फिर हर गाड़ी के लिए T3693 भी देना पड़ेगा। और स्टार्टर को भी लगा सकते हैं बिना इंटरलॉकिंग वाला स्टार्टर, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। अगर सुविधा दे सकते हैं तो अच्छी बात, बट नो फ्री एडवांस स्टार्टर टू बी प्रोवाइडेड। लेकिन जो एलएसएस है वो फ्री का मतलब होता है बिना इंटरलॉकिंग का। तो एलएसएस या एडवांस स्टार्टर का इंटरलॉकिंग किसके साथ होता है? ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ। लेकिन एडवांस स्टार्टर बिना इंटरलॉकिंग वाला प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसमें क्या सेफ्टी का प्रॉब्लम है, ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी जाना है, इसलिए फ्री एडवांस स्टार्टर नहीं दिया जाएगा। इन केस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चेंज इज नॉट इन्वॉल्व, जैसे कहीं स्टेशन में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को बदलने का ज़रूरत नहीं है, देन एडवांस स्टार्टर एलएसएस और आईवी सिग्नल टू बी इंटरलॉक्ड विथ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट थ्रू आउट एनआई वर्किंग। यानी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं हो रहा है, नया नहीं लगा रहे हैं, तो पूरा एनआई वर्किंग के दौरान ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉकिंग में ही काम करेगा एलएसएस और एडवांस स्टार्टर। व्हेन चेंज ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व, लेकिन मान लो स्टेशन में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पुराना को बदल के नया लगा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रैफिक ब्लॉक और डिसकनेक्शन टू बी गिवन फॉर कमीशनिंग एंड आफ्टर दैट remain interlocked with signals throughout NI working. In case of failure or disconnection of LSS or IVS,
authority shall be PLCT in absolute block system and T3693V in automatic block system। यानी जब एडवांस स्टार्टर एलएसएस डिस्कनेक्ट होगा, काम नहीं कर रहा है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नया लगा रहे हैं, तो उस समय पीएलसीटी वर्किंग चलेगी। और ऑटोमेटिक एरिया में तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं है, वहाँ तो एडवांस स्टार्टर एलएसएस के लिए T3693 भी दिया जाता है। तीसरा बात, इन केस ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल्स डिस्कनेक्टेड, जैसे बोलते हैं ना प्रोलॉन्ग फेल्योर ऑफ सिग्नल, तो ऑटोमेटिक एरिया में अगर सिग्नल का भी केबल वगैरह चेंज कर रहे हैं, लंबा काम चल रहा है, डिस्कनेक्टेड है, तो प्रोलॉन्ग फेल्योर ऑफ सिग्नल का अथॉरिटी होता है TORD 912, तो वहाँ पे TORD 912 दिया जाएगा। तो इसमें कुछ आपको नया बात इसमें नहीं है, खाली इन्होंने क्या किया है, ऐड किया है सेफ्टी के लिए कि एडवांस स्टार्टर हमेशा इंटरलॉक कंडीशन में काम करेगा, लेकिन अगर वो फेल है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है, तो पीएलसीटी से गाड़ियाँ चलेंगी। ओके, चले आगे। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम passenger carrying train not permitted behind a train without brakeman or without guard until it reaches next station। तो पुराना नियम था कि अगर ऑटोमेटिक एरिया में आपने विदाउट ब्रेकमैन या विदाउट गार्ड की ट्रेन स्टार्ट किया है, तो उसके पीछे कोई भी ट्रेन स्टार्ट नहीं करना है जब तक वो गाड़ी अगले स्टेशन पे ना पहुंच जाए। तो उसमें क्या किया इन्होंने, अभी मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन ये कर दिया कि मान लीजिए कि विदाउट गार्ड या विदाउट ब्रेक बैन दोनों के लिए सेम रूल है। कोई गाड़ी आपने स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक एरिया में तो एक के पीछे दूसरी गाड़ी परमिटेड है, लेकिन विदाउट ब्रेक बैन विदाउट गार्ड के पीछे पहले कोई भी ट्रेन नहीं भेजते थे। अब है कि नॉन पैसेंजर ट्रेन आप भेज सकते हैं। नॉन पैसेंजर ट्रेन विथ गार्ड विथ ब्रेक बैन वाली आप भेज सकते हैं बिना उसका क्लियरेंस का इंतज़ार किए। और एक बार आपने विदाउट गार्ड वाली गाड़ी के पीछे नॉन पैसेंजर ट्रेन मतलब वही गुड्स ट्रेन भेज दिया, तो उस गुड्स ट्रेन के पीछे आप फिर पैसेंजर ट्रेन को भी भेज सकते हैं। ये नया चेंजिंग लाया। पहले क्या था कि आप सेक्शन क्लियर होने तक सब गाड़ी रुकी रहेगी, ना गुड्स भेज सकते थे ना पैसेंजर। अब क्या हो गया, गुड्स ट्रेन भेज सकते हैं, और गुड्स एक बार भेज दिए तो उसके पीछे फिर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, फिर पैसेंजर भी भेज सकते हैं। चाहे गुड्स भेज दें या लाइट इंजन भेज दो या टावर कार भेज दो या टीटीएम भेज दो, कोई भी गया है तो उसके पीछे पैसेंजर ट्रेन को भी भेज सकते हैं। ये नया चेंजिंग है। ओके, देन पॉइंट नंबर 5, where IB signal is provided, passenger carrying train not permitted behind train without brakeman or without guard। सिमिलर केस IB सिग्नल के लिए भी है कि IB एरिया में अगर एक बार आपने विदाउट गार्ड विदाउट ब्रेकमैन गाड़ी भेज दिया तो उसके पीछे पैसेंजर ट्रेन नहीं भेजना है। ओके, लेकिन अगर मान लो एक आईबी सेक्शन में विदाउट गार्ड गाड़ी गई, फिर एक्सियल काउंटर सेक्शन जो पहला सेक्शन है, यहाँ पे विथ गार्ड कोई गुड्स ट्रेन नॉन पैसेंजर ट्रेन भेज दिया आपने, तो ठीक है, फिर वो जैसे ही एक्सियल काउंटर सेक्शन क्लियर होगा तो पैसेंजर भी भेज सकते हैं। सेम ऑटोमेटिक जैसा आईबी में भी रूल रख दिया, चेंज कर दिया। देन पॉइंट नंबर 6, competency issued by ZRTI is permitted for the guard। यहाँ पे कुछ बड़ा चेंजिंग नहीं किया है। पहले क्या लिखा रहता था, ZRTI मौलाली लिखा रहता था, ZRTI मौलाली लिखा रहता था, वो मौलाली वर्ड हटा दिया है कि competency issued by any ZRTI is permitted for the guard to work the train। तो कोई बता सकता है, आप लोग सुने हो अगर ये रूल पॉइंट नंबर 6 में, कि क्यों मौलाली वर्ड हटा दिया इन्होंने, बताओ, कुछ सुना, आइडिया मिली? बोलो भाई। पॉइंट नंबर 6, हाँ मौला अली कोई माने कि कोई एक जोन को सर ये इंडिकेट कर रहा था। अब जेडटीआई सर बोर्ड को इंडिकेट करेगा। इस कारण क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो पूछ रहे।
जैसे दूसरे जोन से ट्रांसफर होकर अगर कोई आए तो फिर उसको नहीं रिफ्रेशर कोर्स में। हाँ नहीं, ट्रांसफर के लिए नहीं, वो रिफ्रेशर कोर्स अभी भी रहेगा। जो ट्रांसफर होके आएगा लोको पायलट गार्ड या सम कोई भी, रिफ्रेशर कोर्स अभी भी करना पड़ेगा, उसके लिए नहीं है। मैं आइडिया बताता आपको। ये क्या हुआ, जैसे मान लो सिकंदराबाद डिवीजन या इवन सेंट्रल रेलवे का ले लो, सिकंदराबाद तो अपना साउथ सेंट्रल यहीं जेडआरटीआई में आते हैं हमारे यहाँ। समझो सेंट्रल रेलवे जो वाड़ी एरिया है ना इधर, या सदर्न रेलवे का है, कुछ लोको पायलट गार्ड थोड़ा दूर तक अंदर आके हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे में एक ट्रेन को वर्क करते हैं, फिर इधर से ट्रेन लेके जाते हैं अपने जोन को। तो उनके लिए प्रॉब्लम थी कि भाई उनका तो भुसावल से इशू होगा सेंट्रल रेलवे का, या सदर्न रेलवे वाला आया तो त्रिची जेडआरटीआई का है, तो टेक्निकल एक प्रॉब्लम थी। वही लोग ध्यान नहीं देते थे, ध्यान दिया होगा तो बोले उसको एनी जेडआरटीआई कर दो, कि गार्ड के पास जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है भुसावल का या त्रिची का या इनका जो दूसरे जेडआरटीआई का आया है, जहाँ तक ट्रेन परमिटेड है तो वो कॉम्पिटेंसी वैलिड रहेगी, इसलिए एनी जेडआरटीआई कर दिया इन्होंने। ओके, वो रहे ताकि दूसरे जोन में जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक कोई लीगल प्रॉब्लम न रहे। देन पॉइंट नंबर 7, looking back for gateman, gang staff and all right signal from guard to be performed by ALP। पहले क्या था वर्डिंग देखो इसमें, पॉइंट नंबर 7 में पहले था कि लोको पायलट और एएलपी दोनों के लिए लिखा था कि जब गेट पास करेंगे या स्टेशन को ही पास कर रहे हैं तो ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज या गेटमैन का डेंजर हैंड सिग्नल लोको पायलट एएलपी दोनों को देखने की जिम्मेदारी थी। तो इनको लगा अब इन्होंने खाली वो जिम्मेदारी असिस्टेंट को दे दिया, एएलपी को, और लोको पायलट को बोला कि आप सिग्नल पे फोकस करो। नहीं, उसका एक काम छोटा सा कम कर दिया ताकि कोई लोको इंस्पेक्टर ये ना बोले लोको पायलट को कि भाई आप तो गेटमैन की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, ऐसा रूल में दे दिया। देन पॉइंट नंबर 8, signal exchange lights provided outside locos, SLRs, breakvans, Vande Bharat trains may be used when working for exchange of all right signal with station staff, train passing staff, running staff of adjacent line, convey signals to each other on telecom walkie-talkie sets. In case signal exchange lights not working, use PHS। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, आजकल बहुत सारे लोकोज में लगा दिया है एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल। जैसे राजधानी एक्सप्रेस में था, राजधानी दुरंतो शताब्दी में, कि अंदर से लाइट जला के एक्सचेंज करते थे गार्ड लोग, ऐसा लोको में भी लगा दिया। तो वो लोग उस लाइट से ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, और बगल वाले लाइन से भी कर सकते हैं, स्टेशन स्टाफ के साथ भी कर सकते हैं, और वाकी टाकी में भी बात कर सकते हैं। जैसे गार्ड के साथ एक्सचेंज करते समय वाकी टाकी भी यूज करते हैं, तो वो भी परमिटेड है। इन केस सिग्नल एक्सचेंज लाइट्स नॉट वर्किंग, लेकिन अगर ये जो ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करने की लाइट लगी है सलार में या लोको में, अगर वो फेल हो गई, वो काम नहीं कर रही है, तो उस समय जो हैंड सिग्नल से करते थे वैसा करना चाहिए। प्रोसीड हैंड सिग्नल का मतलब वही ग्रीन लाइट या ग्रीन फ्लैग दिखाना चाहिए। तो ये मीनिंग है। चलो आगे नेक्स्ट, एक ये जो टीटीएम का मशीन का था, पहले जब एक से ज़्यादा टीटीएम जा रही है ब्लॉक सेक्शन में, तो उसके बीच में 120 मीटर का डिस्टेंस रखने का नियम था, 120 मीटर। वो चेंज करके अभी सेफ्टी बढ़ा दिया इन्होंने, 250 मीटर कर दिया। तो ये जैसे ये वाला है, तो एमसीक्यू के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे ऐसे गिनती चेंज होती ना कि 120 मीटर को बढ़ा के 250 मीटर कर दिया, तो ये याद रखना ज़रूरी है। देन फर्स्ट और स्पीड भी रूल चेंज किया है कि टीटीएम या टावर कार जो पहले सबसे आगे जाएगी वो एमपीएस में जाएगी। सेकेंड एंड सबसेक्वेंट और मैक्सिमम स्पीड क्या होती है टीटीएम टावर कार की, कोई बताएगा क्या है आंसर? एज फॉर स्टेंसिल है सर, वो मतलब उसके बॉडी में लिखा रहता है। हाँ, टावर कार का स्टेंसिल है, टीटीएम का बताओ।
JSC हाँ क्या होता है पूरा नाम JSC? हाँ, JSC जॉइंट सेफ्टी सर्टिफिकेट। ये इनका DEN साइन करके हर TTM मशीन में एक बुक रहता है, मैनुअल टाइप रहता है। तो ये भी अमेंडमेंट में चेंज हुआ था, 18 या 17 किसी में आया था कि TTM का स्पीड पहले रहता था 40 kmph ही रहता था, अभी कर दिया एज पर JSC, यानी जॉइंट सेफ्टी सर्टिफिकेट इशूड बाय DEN इशू करता है। तो वो जितना तो बिट्स में भी आएगा तो एज पर JSC लिखना है, और JSC में जो स्पीड दिया रहेगा उस पहली वाली TTM उसके स्पीड से जा सकती है अपने कार्यस्थल पे। सेकंड और सब्सिक्वेंट की स्पीड बता रहे हैं 40 kmph और लोवेस्ट MPS ऑफ द ग्रुप, यानी या तो 40 तक जा सकती है, लेकिन मान लो कोई TTM का जो MPS उसका JSC में दिया है, मान लो 30 दिया है, कुछ प्रॉब्लम है उस मशीन को, तो ग्रुप का फिर पूरे ग्रुप के पीछे वाली जितनी है ना सब 30 के अंदर ही चलेगी सब, इसलिए बोला है या तो 40 या लोवेस्ट MPS ऑफ द ग्रुप। 3-4 मशीन है, बाई चांस किसी की 40 से कम स्पीड है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा इन लोगों को, और दूरी 250 मीटर। अच्छा, दूसरा बात, इस अमेंडमेंट 22 में जो मटेरियल ट्रेन जाती है साथ में, तो मटेरियल ट्रेन और TTM के बीच में 150 मीटर का रूल था। तो 150 मीटर का रूल था और पीछे वाले का स्पीड था 15/8 kmph। उसके बारे में रूल साइलेंट है, उसके बारे में कुछ अमेंडमेंट में बोला ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा रूल की बात करें, एग्जाम की बात करें, तो हम लोगों को वही पुराना ही फॉलो करना चाहिए कि मटेरियल ट्रेन साथ में है तो गैप 150 मीटर और स्पीड 15/8। उसका भी एक्चुअल में इसी के साथ अमेंडमेंट देना चाहिए था, अब पता नहीं कैसे छूट गया उनका, वो गड़बड़ है, एक प्रॉब्लम है उसमें, राइट। देन पॉइंट, हाँ बोलो भाई। टावर कार मशीन रहे तो उसके बीच में 250 रहेगा, और हाँ, जो अगर जैसे जो स्पीड बताओ टावर चलेगा। कार TTM है तो सभी मशीन के बीच में 250 मीटर मेंटेन करना है, इसका तो नाम दिया है ना। ओनली मटेरियल, ओनली मटेरियल ट्रेन रहे तो उसके बीच में मटेरियल ट्रेन 150 का है। नाम नहीं दिया है। मटेरियल ट्रेन का तो पुराना रूल के हिसाब से 150 मीटर और डिस्टेंस और स्पीड 15/8 kmph, उसकी स्पीड में तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। तो जब तक उसका अमेंडमेंट ना दे तो हम लोग रूल के हिसाब से नहीं बोल सकते, है ना। इसका मतलब कि वो नॉर्मली हो सकता है वो क्वेश्चन ना पूछें, पर अगर ऐसा पूछेंगे कि TTM के बीच तो 250 मीटर लिखो ब्लाइंडली, और पूछे मटेरियल ट्रेन और TTM के बीच में तो 150 मीटर और स्पीड वहाँ 15/8 हो जाएगी। कायदे से तो उसको एग्जाम में पूछना चाहिए जब तक अमेंडमेंट ना दे दे लोग, क्योंकि देने वाले ने छोड़ दिया, अब एग्जाम वाले में देखो क्या है, आ जाए तो ऐसा दिमाग में रखो। देन पॉइंट नंबर 10, इसमें जो ओरिजिनल प्रिंटेड फार्म SR 5.07 था ना, थोड़ा एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट। ओके, तो देखो मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? मेरी आवाज आ रही है भाई, क्लियर है?
दीपक, सब क्लियर है सर। ओके। सो ये जो पॉइंट नंबर 10 है, इसमें बेसिकली कुछ चेंज नहीं किया है। इसमें क्या किया, जो ऑटोमेटिक एरिया में एक टी बार ए 912 फार्म था ना, अब वो डिलीट हो गया। साउथ सेंट्रल रेलवे में तो टी बार ए 912 यूज नहीं किया जाएगा। ओके, तो वो निकाल दिया और एक टी बार ई 912 जो TSL वर्किंग इन ऑटोमेटिक एरिया का ऐड कर दिया। तो बाकी और कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। पॉइंट नंबर 10, ये सारे जो ओरिजिनल प्रिंटेड फार्म एक दिन डिस्कस किए थे ना हम लोग, सो SR 5.07 रूल है, उसका फार्म का नंबर दिया हुआ है। इसका PDF भी एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, आप लोग को होगा देखना। देन पॉइंट नंबर 11, इन केस ऑफ लर्च, लोको पायलट स्टॉप एट होम एंड इंफॉर्मेशन ड्यूली ऑब्टेनिंग प्राइवेट नंबर। तो यहाँ पे क्या चेंज किया, ये पहले भी था कि लर्च एक्सपीरियंस हुआ है तो कंपलसरी होम सिग्नल पे रोक के वाकी टाकी में एसएम को बताने के बाद ही अंदर जाना चाहिए जब एसएम समझ जाए। अब उसमें और सेफ्टी ऐड कर दिया, प्राइवेट नंबर लेना है, बिना प्राइवेट नंबर लिए नहीं जाना है। यानी क्या है, एक तरह से इंश्योर करने की बात हो गई। सिमिलरली अगर IB सेक्शन है तो ट्रेन अगर हमारी IB पे रुक गई, उस लर्च एक्सपीरियंस करने के बाद IB सिग्नल आया, वहाँ रोक दिया, वहाँ भी रियर एसएम को बता के PN लेना है। और अगर IB पास करने के बाद गाड़ी रुकी है हमारी, देन LP एंड गार्ड इंफॉर्मेशन बाय एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो तो वहाँ पे IB फ़ोन नहीं है तो दूसरे कम्युनिकेशन से CUG फ़ोन या वाकी टाकी से भी इन्फॉर्म कर सकते हैं और प्राइवेट नंबर वहाँ भी ले लेना चाहिए। सिमिलरली ऑटोमेटिक एरिया का भी वैसा ही, ऑटोमेटिक एरिया में भी अगर लर्च एक्सपीरियंस हुआ है तो गाड़ी रोक करके रियर एसएम को इन्फॉर्म करके PN लेना चाहिए। इन केस डबल लाइन एंड मल्टीपल लाइन, स्विच ऑन फ्लैशर लाइट एंड इन्फॉर्म एसएम थ्रू अप्रोचिंग ट्रेन। अगर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, वाकी टाकी, CUG फ़ोन या कोई दूसरा फ़ोन नहीं मिला, बता नहीं पा रहे हैं और डबल लाइन एरिया में है, तो फ्लैशर लाइट ऑन करें। तो रूल ये है कि जब फ्लैशर लाइट आपकी देखेगा तो अपोजिट डायरेक्शन से लोको पायलट जो आ रहा है वो अपनी गाड़ी रोकेगा और रोकने के बाद फिर उस लोको पायलट को बताना है कि रियर एसएम को आप इन्फॉर्म करो कि लर्च 100 किलोमीटर पे एक्सपीरियंस हुआ है। इस तरह से इसको सीरियसनेस को बढ़ा दिया गया है। कम्युनिकेशन से इन्फॉर्म किए PN ले लिए तो अच्छी बात है, कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा है तो एडजेसेंट लाइन पे जाने वाली ट्रेन से भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर गाड़ी आपकी रुकी है तो प्रोटेक्ट करने का रूल क्या है, GR 9.10, गार्ड टू प्रोटेक्ट एज पर। और ऑटोमेटिक एरिया में एक और रूल ये पहले से भी था लर्च में, जिस जगह पे लर्च एक्सपीरियंस हुआ है तो उसके पीछे 90 मीटर और 180 और 190 मीटर पे डिटोनेटर लगा के जाना है until information is conveyed to SM in rear। अगर रियर एसएम को सूचना दे दिया तब तो ठीक है, नहीं दिया तो कंपलसरी प्रोटेक्शन करना चाहिए। ठीक, तो ये सारा इसमें बेसिकली एक प्राइवेट नंबर याद कर लो आप दिमाग में कि लर्च एक्सपीरियंस होने पे होम पे रोके तो अगले एसएम से PN लेना है और IB एरिया और ऑटोमेटिक एरिया में रियर एसएम से प्राइवेट नंबर लेना चाहिए। ठीक, चलें आगे। देन पॉइंट नंबर 12, ऑटोमेटिक कंपिटेंसी का भी रूल में थोड़ा चेंजिंग किया है। जो ऑटोमेटिक एरिया में काम करते हैं तो लोको पायलट, मोटर पैन, ALP, टावर कार, यानी जितने इंजन चलाने वाले लोग हैं, प्लस SM गार्ड बाय प्रिंसिपल ZRTI मौलाली। तो स्टार्टिंग में तो ZRTI से ही मिलता है सभी को, ऑटोमेटिक का कंपिटेंसी अलग से दिया जाता है। देन सेंटिंग स्टाफ पॉइंट्समैन को कहाँ से मिलता है, अपना डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। उसको ATC, EMD, DTI या DTTC बोलते हैं। तो सेंटिंग स्टाफ जहाँ से इनिशियल ट्रेनिंग करते हैं, कहने का मतलब वहाँ से मिलेगा। देन पॉइंट नंबर 13 में और दिया है आगे, न्यूली कमीशनड
ऑटोमेटिक सेक्शन, मान लीजिए कि इस एरिया में ऑटोमेटिक नहीं था, नया डाल दिया ऑटोमेटिक, तो लोको इंस्पेक्टर, टीआई और एसएस, यानी जो लोको इंस्पेक्टर है बेसिकली लोको पायलट के लिए, टीआई और एसएस गार्ड एसएम के लिए, कंपिटेंसी आफ्टर 2 days ट्रेनिंग। तो ये लोग जो इशू करेंगे 2 दिन का इंटेंसिव ट्रेनिंग देंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक एरिया में। दे विल डू इंटेंसिव काउंसलिंग फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग स्टाफ, कहने मतलब ऑलरेडी हमारे पास ऑटोमेटिक एरिया में काम करने का कंपिटेंसी है, लेकिन उसी जगह नया सेक्शन वहाँ पे बनाया ऑटोमेटिक, तो उसके बारे में 2 दिन से फिर ये लोग लर्निंग देना है, लोको इंस्पेक्टर, टीआई और एसएस। दे विल डू इंटेंसिव काउंसलिंग फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग स्टाफ, और जो नया स्टाफ ज्वाइन करता है, जैसे मान लो कोई ट्रांसफ़र आ गया, नया पोस्टिंग आ गया, या जो पहले से है क्योंकि नया सेक्शन डाला तो उसको भी सबको मिला के वंस इन 2 month, यानी कि 2-2 महीने पे बार बार उसको 2-2 दिन का उसको लर्निंग देंगे पूरा। ये कब देंगे? फर्स्ट ईयर, यानी नया सेक्शन डाला तो 1 साल तक 2-2 महीने पे उसको 2-2 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी ये नया चीज़ है, ये पहले नहीं था ऐसा। तो हर 2 महीने पे 2 दिन के लिए सबको बुला के काउंसलिंग, सिखाना, डिस्कशन, ये सब चलेगा 1 साल तक नए सेक्शन में। कंसर्न्ड एसएससी सिग्नल, यानी जो एसआई होते हैं सिग्नल इंस्पेक्टर, along with टीआई और एसआई मिलके इम्पार्ट ट्रेनिंग टू स्टेशन मास्टर इन न्यूली कमीशनड सेक्शन। सो गार्ड और लोको पायलट को तो ये लोग कर लेंगे, एलआई, टीआई, एसएस, और स्टेशन मास्टर को जो हर 2 महीने पे 2 दिन का ट्रेनिंग देना है नए सेक्शन में, वो एसआई और टीआई यानी सिग्नल इंस्पेक्टर और टीआई मिलके देंगे सबको। ओके, तो ये नया चीज़ है कि न्यूली कमीशनड सेक्शन में पहले साल में हर 2 महीने पे 2-2 दिन की ये लोग लोकल ट्रेनिंग देंगे। जेडआरटीआई से तो ऑलरेडी कंपिटेंसी ऑटोमेटिक का मिला हुआ है, पर नया सेक्शन अगर कहीं पे खुलेगा तो हर 2 महीने पे 2 दिन देना है साल तक, पूरे साल तक। देन पॉइंट नंबर 14, टीएसआर इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। पहले क्या था, ये ट्रेन सिग्नल जो रजिस्टर है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में तो शुरू से है, ऑटोमेटिक एरिया में भी स्टेशन मास्टर से मैंने बात किया, वो लोग भी मेंटेन करते थे, लेकिन जीएनडीआर में उसके बारे में रिटर्न रूल कुछ था नहीं। वो लोग क्यों मेंटेन करते थे? किसी ट्रेन के बारे में अगर टीएसआर नहीं लिखेंगे, कितने बजे छूटी, क्या हुआ, डिटेन हुई, तो कोई बाद में याद नहीं रहेगा, बता ही नहीं पाएगा, इसलिए वो लोग ट्रेन सिग्नल रजिस्टर मेंटेन करते थे, पर जीएनडीआर में रिटर्न रूल नहीं था। तो अभी रिटर्न में रूल डाल दिया इन्होंने कि टीएसआर इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, उसमें क्या क्या कॉलम होना चाहिए इसमें बताया इन्होंने। ट्रेन नंबर, जैसा एब्सोल्यूट में होता है वैसे ही रहेगा, ट्रेन नंबर, डिस्क्रिप्शन, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज एंड टाइमिंग ऑफ अराइवल, डिपार्चर शैल बी मेंशन्ड इन एसएम्स। डीओटी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक सिंगल लाइन में ज़रूरत पड़ती है, कि जैसे मान लो अपने यहाँ ऑटोमेटिक सिंगल लाइन एक ही है, विजयवाड़ा से कृष्णा कैनाल, तो कृष्णा कैनाल से जाना है विजयवाड़ा या विजयवाड़ा से कृष्णा कैनाल आना है, उसके लिए एक डीओटी इक्विपमेंट लगा रहता है, नाव रहती है, उसको घुमा देंगे तो उसी तरफ का सिग्नल आएगा। फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन स्टार्ट करना है तो नाव को फिर घुमाएंगे, रिवर्स करेंगे। तो इसीलिए अब आजकल बोलते हैं कि ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में डीओटी अगर फेल हो गया, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फेल हो गया, तो पहले था पीएलसीटी का रूल था, वो सब चेंज हो गया। अब ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में भी पीएलसीटी का यूज बंद हो गया। अब डीओटी फेल हुआ तो ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में देंगे, टीआरडी 912 से गाड़ी चलाएंगे, यानी उसको मानेंगे कि प्रोलॉन्ग फेल्योर ऑफ सिग्नल हो गया। और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम की तरह गाड़ी चलती है, टीआरडी 912, फर्स्ट ट्रेन 25 kmph, सेकेंड ट्रेन नॉर्मल स्पीड। और अगर ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में ओनली एलएसएस खराब है, डीओटी ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इस्टेब्लिश हो रहा है कि एक तरफ का सिग्नल ऑन ऑफ कर ले रहे,
तो T369 भी दे के भेज सकते हैं। अब PLCT का नाम नहीं लेना है ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में। ओके, ठीक, याद रहेगा। तो इक्विपमेंट यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, डिटेल्ड टाइमिंग ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रांटिंग लाइन क्लियर्स एंड आल्सो बी मेंशन्ड इन TSR। तो TSR में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या एंट्री करना है वो दिया है। यही पहले भी एंट्री करते थे वो लोग, पर उसको अब रिटन में कर दिया। देन पॉइंट नंबर 15, डिफेक्टिव ऑटोमेटिक सिग्नल एग्जिबिट्स नो एस्पेक्ट, यानी किस ऑटोमेटिक को खराब माना जाएगा, तो उसको एक रूल लिखित में डाल दिया। नो एस्पेक्ट कहने का मतलब कि सारी लाइट उसकी फेल हो गई। मोर देन वन एस्पेक्ट मतलब येलो भी जल रहा है, ग्रीन भी जल रहा है, यानी एक से ज़्यादा लाइट जल रही है, फ्लिकरिंग बॉबिंग हो रही है। डिस्प्लेज स्टॉप ड्यू टू एक्सियल काउंटर फेल्योर, या जो ऑटोमेटिक एरिया में ट्रैक सर्क्यूटिंग या एक्सियल काउंटर लगे हैं उनके खराबी की वजह से ट्रेन नहीं है फिर भी रेड दिखा रहा है। ट्रेन नहीं रहने पे अगर मान लो 2-3 सिग्नल एरिया तक ट्रेन नहीं है तो नॉर्मल एस्पेक्ट ऑटोमेटिक सिग्नल का प्रोसीड आना चाहिए, फिर भी स्टॉप दिखा रहा है तो एक्सियल काउंटर या ट्रैक सर्किट की खराबी है, तो वो सिग्नल को खराब मानना है। एग्जिबिट्स स्टॉप एस्पेक्ट व्हेन सेक्शन इज फ्री। ओके, समझ में। देन नेक्स्ट चलेंगे आगे। पॉइंट नंबर 16, reporting station in automatic section is station at which train stops and other class B stations are called block station. So automatic area में रिपोर्टिंग स्टेशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है। उसको एक पहले डिफिनीशन नहीं दिया था, अब ये बोल रहे हैं कि जब कहीं हम ऑटोमेटिक एरिया में रिपोर्टिंग स्टेशन बोलेंगे तो इसका मतलब ट्रेन जहाँ पे रुकती है, रुकने वाली है। ओके, पैसेंजर ट्रेन के लिए। एंड अदर क्लास बी स्टेशन आर कॉल्ड ब्लॉक स्टेशन, और बाकी जो एब्सोल्यूट ब्लॉक एरिया में है उनको तो हम ब्लॉक स्टेशन बोलते हैं। ठीक। देन पॉइंट नंबर 17, सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन LSS फेल। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वही चीज़ 17 पॉइंट में दिया है कि सिंगल लाइन ऑटोमेटिक में LSS काम नहीं कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इस्टेब्लिश यानी DOT इक्विपमेंट काम कर रहा है। देन DOT इस्टेब्लिश सिग्नल्स वर्किंग है तो LSS के लिए सिर्फ T369 भी देने की ज़रूरत है। देन T369 भी अदरवाइज क्या मतलब कि अगर DOT में भी खराबी है, वो नहीं इस्टेब्लिश हो रहा है, तो प्रोलॉन्ग फेल्योर ऑफ सिग्नल्स मेथड एडॉप्टेड, वही TRD 912 को बोलते हैं प्रोलॉन्ग फेल्योर ऑफ सिग्नल्स। देन पॉइंट नंबर 18, व्हेन गेट सिग्नल कंटिन्यूज टू बी एट ऑन, गेट सिग्नल ऑन है एंड ए मार्कर लाइट नॉट इल्यूमिनेटेड, और ए मार्कर की बत्ती भी बुझी हुई है। गेट मैन इन्फॉर्म SM, तो कहने का मतलब गेट मैन ने गेट बंद कर लिया, फिर भी गेट सिग्नल ऑन है और ए मार्कर की बत्ती भी बुझी है, तो वैसा केस में गेट मैन को समझना चाहिए कि इसमें कुछ टेक्निकल खराबी है, वो SM को इन्फॉर्म करेगा एंड SM टू इन्फॉर्म SNT एंड अदर एंड SM, और स्टेशन मास्टर SNT को सूचित करेगा और दूसरे साइड के SM को सूचित करेगा। Until rectified, gate to be treated as non-interlock and SM to issue caution order to observe gate rule, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तो SM caution order जारी करेगा उसको नॉन इंटरलॉक मानते हुए। देन पॉइंट नंबर 19, प्रोटेक्शन इन ऑटोमेटिक सेक्शन, when adjacent line obstructed or suspected to be obstructed, guard after ensuring protection in front as per 6.03 go to protect in rear by 1 detonator at 90 meter and 2 detonator at 180 meter. In case of multiple line, when adjacent line obstructed or suspected to be obstructed, adjacent line shall be done immediately as per GR 6.03
first in direction of movement. In case bidirectional line simultaneously on both sides, thereafter guards shall protect in rear. इसमें रूल में देखो कुछ चेंजिंग नहीं है, लेकिन पॉइंट को क्लियर किया गया है, जोड़ दिया गया है कि मान लो कि बगल वाली लाइन पे कुछ बाधा आ गई, यानी हमारी गाड़ी डिरेलमेंट हो गई, तो बगल वाली लाइन पे ट्रेन आएगी तो साइड कोलिजन हो जाएगा। या हमको डाउट है, अभी पूरी गाड़ी इतनी लंबी है, चेक नहीं किया, डाउट है कि कुछ डिरेलमेंट हुआ है और बगल वाली लाइन पे गाड़ी आने पे टक्कर हो सकती है, तो पहले बगल वाले लाइन की प्रोटेक्शन कर लेना है, बाद में ट्रेन के पीछे ऑटोमेटिक रूल से 90 और 180 190 पे लगाना है। बगल वाले लाइन पे लगाने का रूल 6.03 रहेगा, 600 1200 1210 1220। तो पहले बगल वाली लाइन पे ध्यान देना है। और दूसरी बात, बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है यूडी लाइन जो बोलते हैं ना, अप एंड डाउन लाइन, कि मान लो एक लाइन पे हमारी ट्रेन जा रही है, बगल वाली लाइन ऐसी है कि उसमें अप एंड डाउन दोनों ट्रेन चलती है, तो दोनों तरफ 6.03, इधर से भी ट्रेन आ सकती है इंजन का तरफ से भी, और पीछे की तरफ से भी ब्रेक बैंड के साइड से भी गाड़ी आ सकती है, तो दोनों तरफ डिटोनेटर लगाने का प्रबंध करना चाहिए, ये कहने का मतलब है। ओके, देन ऑटो सेक्शन वर्किंग ऑफ रिलीफ इंजन। ऑटोमेटिक एरिया में जब रिलीफ इंजन आता था तो पहले क्या था, दिन में छूट था, दिन में आगे की ओर डेटोनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ओनली नाइट में लगाना पड़ता था। अब उसको चेंज किया है, देखो क्या चेंज किया है कि व्हेन कमिंग फ्रॉम एडवांस स्टेशन LP shall exhibit stop and signal from 45 meter ahead of last detonator. After relief, loco stops, pick up 3 detonators and allow intermediate detonator to be burst. इसका मतलब दिन में भी प्रोटेक्शन करना है। When coming from advance, यानी सामने से रिलीफ लोको आ रहा है तो लोको पायलट LP कोई भी एक 600 1200 1210 1220 पे पटाखा लगा के 45 मीटर दूरी पे खड़े रहना है। जब लाइट इंजन दिखाई देगा तो 3 डेटोनेटर जो 1200 मीटर पे लगा है उसको पिकअप कर लेना है, और इंटरमीडिएट डेटोनेटर बोलते हैं 600 मीटर वाले को, उसको बर्स्ट करना चाहिए। बर्स्ट क्यों करना चाहिए? ताकि रिलीफ लोको जो आ रहा है तो लोको पायलट को रिमाइंडर के लिए कि भाई अब ये डेटोनेटर बर्स्ट हुआ, अब 600 मीटर पे ट्रेन है, तो ऐसा सेफ्टी के लिए वो बर्स्ट करते हैं रूल के हिसाब से। इन केस अप्रोचिंग फ्रॉम रियर, अगर मान लो पीछे की तरफ से कभी कभी रिलीफ लोको आता है तो गार्ड शैल एग्जिबिट स्टॉप हैंड सिग्नल इन रियर ऑफ लास्ट डेटोनेटर। आफ्टर लोको कम्स टू स्टॉप, पिकअप 2 डेटोनेटर एंड बस्ट इंटरमीडिएट डेटोनेटर। तो ये ऑटोमेटिक एरिया की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक में पीछे 90 मीटर और 180 190 पे लगता है, तो पीछे भी वही रूल है कि जो दूर वाला है 180 मीटर वाला 2 पटाखा उठा लेना है, और 90 मीटर पे इंटरमीडिएट डेटोनेटर लगाए हैं, उसको बर्स्ट करना है, पीछे की तरफ से आ रहा है तो पीछे गार्ड प्रोटेक्ट करके खड़ा है, आगे है तो ALP। When train is ready, loco pilot to sound continuous long whistle to recall railway servant who shall leave 2 detonators and pick up intermediate 1। और वैसा भी नॉर्मल कंडीशन में भी पीछे से रिलीफ लोको नहीं आया तो क्या रूल है, पीछे जो पटाखा लगाया है उसका रूल यह है कि ट्रेन रेडी है तो आप 2 पटाखा दूर वाला छोड़ दो, खाली 90 मीटर वाला उठा के गार्ड को आ जाना चाहिए। Then point number 21, ALP to perform duties of guard when work without guard and guard to perform duties of ALP। एक करते ही थे, उसको एक रिटर्न में और रूल बोल दिया कि जब बिना गार्ड के गाड़ी है तो गार्ड की ड्यूटी लोको पायलट ALP संभालेंगे, और बाई चांस कोई ट्रेन विदाउट ALP है, जैसे EMU DMU रहती है, तो ALP का कुछ प्रॉब्लम वाला जो काम आ गया तो उसको गार्ड करना चाहिए। Then 22, when loco pilot passes automatic signal at on, ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार किया लोको पायलट तो क्या व्हिसिल कोड है, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट व्हिसिल
when passing through next station and inform SM at next block station where it stops. ओके, तो कोई ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में लोको पायलट पार्क किया है तो नेक्स्ट स्टेशन अगर थ्रू जा रहा है बिना रुके हुए तो 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट व्हिसिल देना है। हालांकि इसका डिस्कशन एक दिन हो रहा था जेडआरटीआई में कि स्टेशन मास्टर कहाँ समझ पाएगा, क्या सुन पाएगा, तो प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, व्हिसिल कोड देके वाकी टाकी में भी लोको पायलट बता सकता है। रूल में खाली व्हिसिल कोड दिया है और जहाँ पे स्टॉपिंग रहेगी उस ट्रेन की तो उसको रिपोर्टिंग स्टेशन ब्रैकेट में लिखा है ना, डिफिनीशन इन्होंने बताया, वहाँ पे मैसेज देगा, पूरा डिटेल में बताएगा लोको पायलट। ओके, देन पॉइंट नंबर 23, ऑन हियरिंग 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट, एसएम को क्या करना है, प्रैक्टिकल में तो वाकी टाकी में बता देगा, रूल के हिसाब से व्हिसिल कोड बजा दिए, तो एसएम क्या करना चाहिए, उसको ये पता लगना चाहिए कि हाँ कोई तो ऑटोमेटिक सिग्नल डिफेक्टिव है। तो एसएम एडवाइज सिग्नल इंस्पेक्टर कंसर्न व्हेन एसएम गेट्स डिटेल, और एसएम पहले एसआई को बता देगा कि भाई इस सेक्शन में कहीं तो ऑटोमेटिक सिग्नल खराब है, और बाद में जब डिटेल मैसेज आएगा एडवांस एसएम से कहीं से तो फिर डिटेल में एसआई को बताएगा और कंसर्न एसएम को इन्फॉर्म करेगा और सेक्शन कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा। पॉइंट नंबर 24, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फेल्योर ऑफ सिग्नल इन ऑटोमेटिक सेक्शन एसएम सेंड फर्स्ट ट्रेन विथ एसआर ऑफ 25 kmph and subsequent trains to be given caution order to observe great caution from 1 kilometer from reception signal at receiving station। जो प्रोलॉन्ग फेल्योर का मतलब TR D912 पे जब गाड़ी चलाई जाती है तो फर्स्ट ट्रेन तो 25 kmph पुराना रूल है, उसके पीछे वाली गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में जाती है, लेकिन उसको एक कासन ऑर्डर देना है, ये नया है। कासन ऑर्डर क्या देना है कि अगले स्टेशन का जो होम सिग्नल आएगा, रिसेप्शन सिग्नल आएगा, उसके 1 किलोमीटर पहले से आप थोड़ा सावधानी पूर्वक जाना चाहिए और अलर्ट जाना है, अलर्टनेस का कासन ऑर्डर देगा। पॉइंट नंबर 25, SM dispatching relief engine shall first put signal in normal manual mode and ensure no trains other than relief trains are available in the section from his station to point of obstruction। कहने का मतलब कि ऑलरेडी किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया या अनेबल टू हाल हो गया तो हम रिलीफ फ्लो को भेज रहे हैं, तो मैनुअल मोड में सिग्नल को ऑपरेट करना चाहिए। जैसे अगर सेमी ऑटोमेटिक है तो उसको मैनुअल में रख लो, अब प्योर ऑटोमेटिक तो मैनुअल नहीं कर पाएगा वो। एंड इंश्योर नो ट्रेन्स अदर देन रिलीफ ट्रेन्स आर अवेलेबल इन द सेक्शन, और सेक्शन में जो रिलीफ इंजन या रिलीफ ट्रेन भेज रहे हैं उसके अलावा दूसरी गाड़ियों को नहीं होना चाहिए, ऐसा इंश्योर करना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 26, ये इसमें जो पॉइंट नंबर 25 है ना, कुछ चेंजिंग नहीं है, ये पुराने नियम ही है, जस्ट उसको और जोर दे के कहा गया है। पॉइंट नंबर 26, TR C912 बोले तो क्या है, रिलीफ लोको या रिलीफ ट्रेन के लिए अथॉरिटी है। सो राइट डायरेक्शन में क्या रहता है, ATP विदाउट लाइन क्लियर। जब रिलीफ लोको रिलीफ ट्रेन भेजते हैं तो ब्लॉक सेक्शन फ्री नहीं है, तो इसलिए वो विदाउट लाइन क्लियर रहता है। सिग्नल्स टेकन ऑफ आर अथराइज टू पास ऑन बाय अथॉरिटी। अगर LSS ऑफ हो सकता है तो ऑफ करके भेज सकते हैं, नहीं ऑफ हो रहा है तो TRC 912 में कॉलम है, लिख देते हैं अथराइज टू पास LSS एट ऑन, वो भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ रिलीफ ट्रेन ऑलरेडी सेंड विथ टाइम ऑफ डिस्पैच, और मान लो ऑलरेडी हमने कुछ एक्सीडेंट का केस है, रिलीफ ट्रेन भी भेजा है, तो वो भी ये रिलीफ लोगों के पायलट को सूचना देना है कि आगे एक रिलीफ ट्रेन हमने भेजा है, उसका डिटेल बताना है। कासन ऑर्डर भी देना है रिलीफ लोगों को 15 बार 10 kmph, पास ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन ऑब्जर्विंग ऑटो एंड गेट रूल, और ऑटोमेटिक सिग्नल तो ऑन में पार करेंगे पर गेट रूल फॉलो करते हुए जाना चाहिए। एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लियरेंस, यानी रिलीफ फ्लो को जा रहा है तो कनेक्ट करने के बाद किधर क्लियर करना है, एडवांस में जाना है या पीछे लेके आना है, वो भी इंस्ट्रक्शन बताना चाहिए। ठीक, देन नेक्स्ट
रॉन्ग डायरेक्शन में रिलीफ फ्लो को जा रहा है। एटीपी विदाउट लाइन क्लियर है। लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जहाँ पे जाना है उसको, जिस ट्रेन को पिकअप करना उसका लोकेशन किलोमीटर बताना है। एंड अथॉरिटी टू पास डिपार्चर सिग्नल, पर्टिकुलर्स ऑफ रिलीफ ट्रेन ऑलरेडी, जो ट्रेन ऑलरेडी ब्लॉक सेक्शन में उसका पर्टिकुलर बताना है और कौन सा सिग्नल ऑन में पार करना है वो सब बताना है। बाकी स्पीड सेम है, रॉन्ग लाइन के लिए भी 15/10 kmph है। और एलसी गेट रॉन्ग लाइन में जा रहा है तो सिग्नल तो रहता नहीं है, तो वहाँ पे रुक करके गेटमैन से बात करके प्रोसीड हैंड सिग्नल देख के जाना चाहिए। देन 27 रिलीफ इंजन लोको पायलट टू व्हिसिल फ्री, जो रिलीफ लोको लेके जा रहा है व्हिसिल देते हुए जाना चाहिए। एंड बी गाइडेड बाय सुपरवाइजर एट साइड, जहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी गार्ड या सुपरवाइजर है उसका हैंड सिग्नल देखना चाहिए। क्लियरेंस इन राइट डायरेक्शन, ऑब्जर्व सिग्नल एस्पेक्ट एंड इन केस ऑन ऑटो एंड गेट रूल्स, क्लियरेंस इन रॉन्ग डायरेक्शन, पुशिंग बैक रूल्स टू बी ऑब्जर्व। रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे पुश करके तो पुशिंग बैक रूल फॉलो करना है, वैसा देखना है। पॉइंट नंबर 28 फॉर डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग इन ऑटो सेक्शन रूल नंबर 6.09, यानी जो डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग का रूल एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में है, सेम रूल ऑटोमेटिक एरिया में भी फॉलो करना चाहिए। ओनली थिंग प्रोटेक्शन के लिए है 9.10, बाकी सब सेम रूल है। SM टू इंश्योर नो ट्रेन सेंट इन रियर, जब डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग कर रहे हैं तो SM उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं भेजना चाहिए। इफ ऑलरेडी सेंड LP टू बी इन्फॉर्म, ऑलरेडी भेज चुके हैं तो लोगों पायलट को सूचना देना चाहिए कि आगे डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग चल रही है, अलर्ट में रहना है। Guard to ensure section ahead is clear from SM in advance through private number before clearance of first portion. Divided train working का first portion आगे लेके जाना है तो एडवांस SM से बात करके प्राइवेट नंबर लेके सेक्शन फ्री है सुनिश्चित करना चाहिए। In case train worked without guard, authority for loco फॉर क्लियरेंस ऑफ सेकेंड पोर्शन, जैसा एब्सोल्यूट में है सेम रूल, अगर विदाउट गार्ड है तो T609 नहीं है तो सेकेंड पोर्शन के लिए रिलीफ लो को TRC 912 लेके आना चाहिए। ओके, सेम रूल फॉलो करेंगे। पॉइंट 29 when a marker is not illuminated and signal at on in semi-automatic signal, provision of AG marker not available or available but extinguished, signal to be taken off or calling on or T3693B। कहने का मतलब क्या है, ये मार्कर बुझा हुआ है, सिग्नल ऑन में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मैनुअल सिग्नल हो गया। ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक में ये मार्कर बुझ गया तो मैनुअल सिग्नल मानते हैं उसको। और एजी मार्कर जो पॉइंट के लिए होता है या तो नहीं है उपलब्ध या अवेलेबल है तो बुझा हुआ है, ऐसी स्थिति में कंपलसरी वो सिग्नल, जैसे मान लो होम सिग्नल है तो या तो कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ किया जाएगा या तो क्लैंप पैड लॉक करके T3693 भी दिया जाएगा। गेट तो है तो गेट बंद कराएगा ही स्टेशन मास्टर। देन पॉइंट नंबर 30 कवच के बारे में दिया है कि अपेंडिक्स सी ऑफ SWR इज, पहले यहाँ पे वो एंटी कोलिजन डिवाइस कुछ वर्ड था SWR के अपेंडिक्स सी में, तो उसका नाम अब हो गया IRATP, इंडियन रेलवे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच, तो नाम चेंज हुआ है, बाकी रूल सेम है। देन 31, तो अगर पूछे कि एंटी कोलिजन डिवाइस का नया नाम क्या है तो ये याद रखना चाहिए IRATP, इंडियन रेलवे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। देन पॉइंट 31 में दिया है जो रिलीफ लोको ऑटोमेटिक एरिया में है उसका नया फॉर्मेट इन्होंने जारी किया है। कुछ खास चेंजिंग नहीं, छोटा मोटा चेंजिंग है, पर रूल में बताया कि ओल्ड फॉर्मेट 18 अक्टूबर, ये एक डेट दिया था कि 18 अक्टूबर तक ओल्ड फॉर्मेट चलेगा, तब तक न्यू प्रिंट स्टेशन में पहुंच जाना चाहिए, यानी 19 अक्टूबर से नया फॉर्मेट यूज करना चाहिए रिलीफ फ्लो को इन ऑटोमेटिक एरिया का। देन 32
Bolts and cutters shall be provided for all NI points at station. इन्हीं स्टेशंस में जो नॉन इंटरलॉक पॉइंट है, यार्ड में रहते हैं, स्टेशन में तो सब इंटरलॉक पॉइंट रहते हैं, कुछ यार्ड एरिया में जो नॉन इंटरलॉक पॉइंट है वहाँ पे कार्टर बोल्ट सिस्टम है, तो पिन टाइप डाल करके फेसिंग पॉइंट को लॉक करते हैं, सिक्योर्ड बाय इंसर्टिंग पिन एंड सिक्योर्ड विथ पैडलॉक। पैडलॉक मतलब ताला लगाना। एट स्टेशन मेंशन्ड इन SWR बाय सीनियर डीएम। तो जिस स्टेशन के SWR में ऐसा रूल है वहाँ कार्टर बोल्ट उपलब्ध होना चाहिए। ओके, देन आगे जो रूल्स है ना, वो संटिंग में थोड़ा चेंजिंग किया है, उसके बारे में दिया हुआ है। आपको मैं कहो तो ब्रीफ में ऐसे बता दूं। एक पॉइंट तो है कि जो संटिंग करते समय पहले क्या था कि पैसेंजर ट्रेन पे आके अटैच कर रहे हैं ना, तो 20 मीटर का रूल था। अभी डेड एंड के लिए भी ये रूल लागू हो गया कि अगर साइडिंग है, यार्ड है, डेड एंड है, तो डेड एंड में पुशिंग करते समय आप 20 मीटर पहले रोक लो ट्रेन को, फिर धीरे धीरे जाना चाहिए, क्योंकि कुछ हुआ होगा, डेड एंड में कहीं पे टक्कर मारा होगा, डिरेलमेंट हुआ होगा, तो रूल लगा दिया कि डेड एंड के पहले 20 मीटर एकदम टोटली जीरो ब्रेक लगा के रोक लो, फिर धीरे धीरे जाओ, ऐसा रूल बना दिया। और शंटिंग का दूसरा जो मेजर रूल चेंज हुआ है कि बाकी सब रूल सेम है कि सिंगल लाइन में जब हम होम सिग्नल के बाहर शंटिंग के लिए ट्रेन को भेजते थे, बियॉन्ड होम सिग्नल या बियॉन्ड अपोजिट FSS जिसको बोलते हैं, तो रूल लिखा रहता था ट्रीट इट एज ए ट्रेन मूवमेंट, यानी उसको सिंगल लाइन में गाड़ी का संचालन माना जाए। एंड ऑल सिग्नल्स आर परमिटेड, कि अब LSS भी ऑफ कर सकते हैं और वापस आने के लिए होम सिग्नल भी ऑफ कर सकते हैं। अब वो रूल अमेंड कर दिया इसी अमेंडमेंट 22 में कि बियॉन्ड होम सिग्नल जाना है तो भी T806 प्लस प्राइवेट नंबर पे गाड़ी जाएगी। और आप जो T806 देते हैं ना, तो उसमें सेंटिंग इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि हाँ ये पॉइंट या सिग्नल क्लियर होने के बाद आप पुश बैक करेंगे। और पुशिंग बैक के लिए अब होम सिग्नल का रूल नहीं रहेगा, क्योंकि गाड़ी संचालन नहीं मान रहे उसको। तो क्या है, अगर स्टेशन में शंट सिग्नल है तो उससे, अगर शंट सिग्नल नहीं है तो क्लैंप पैडलॉक करके जिस लाइन पे गाड़ी लेना है तो PHS प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखा के उसको पुश बैक करा देंगे। ओके, तो एक ये मेजर चेंजिंग है इसमें शंटिंग के बारे में। बाकी शंटिंग का सेम रूल है, पुराना है। स्टेशन सेक्शन में T806 और आगे सिंगल लाइन में BOL में जाना तो है शंट की या प्राइवेट नंबर, और होम के आगे जाना है तो भी शंट की या प्राइवेट नंबर। और डबल लाइन का तो रूल में चेंजिंग नहीं है। डबल लाइन में स्टेशन सेक्शन में T806 है, और LSS के आगे जाना है तो ब्लॉक फॉरवर्ड करना है T806 एडवांस सेशन से प्राइवेट नंबर लेना है। किसी गाड़ी के पीछे भेजना है, जाती हुई गाड़ी के पीछे, तो SWR में परमिशन होना चाहिए और बिना प्राइवेट नंबर के जाएगी। खाली उसमें T806 में लिखते हैं कि सो एंड सो गाड़ी के पीछे हम शंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर रिवर्स डायरेक्शन यानी रॉन्ग डायरेक्शन में शंटिंग के लिए भेजना है तो रियर SM को मैसेज दे के ब्लॉक बैक करेंगे, प्राइवेट नंबर लेंगे और प्राइवेट नंबर लेके पीछे भी भेज सकते हैं। सेक्शन फ्री होना चाहिए। सिमिलरली ऑटोमेटिक सेक्शन में भी वही है। सेक्शन जिधर भी शंटिंग करना है फ्री होना चाहिए। एडवांस SM से प्राइवेट नंबर लेना है, एक तरह से वही ब्लॉक फॉरवर्ड हो गया। रॉन्ग डायरेक्शन में पिछली तरफ भेजना है तो सेक्शन फ्री रियर SM से इंश्योर करके फिर ब्लॉक बैक का मैसेज दे के उनसे प्राइवेट नंबर लेके PN लेके ऑटोमेटिक एरिया में भी सेम रूल है। और रिसीव करने के लिए, हाँ बोलिए सर। ऑटोमेटिक में कहाँ तक खाली रहना चाहिए सर? स्टेशन टू स्टेशन पूरा रहना चाहिए? हाँ पूरा सेक्शन, उसमें आप रिस्क नहीं ले ओके सकते। हाँ पूरा सेक्शन, कहने का मतलब A और B स्टेशन के बीच में हम अगर रियर में जा रहे हैं तो रियर तक कोई ट्रेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो सेफ्टी ख़त्म हो गई ना।
रियर ट्रेन आ गई पीछे से या हम चले गए तो कोलिजन हो जाएगा, इसलिए वो पूरा सेक्शन फ्री होना है। वो पहले से प्लान करना पड़ता है वहाँ पे। अगर ऑटोमेटिक एरिया में स्टेशन सेक्शन के बाहर जाके शंटिंग करना है तो प्लान करना पड़ता है उनको। प्लान करके एडवांस सेशन से फिर गाड़ी नहीं भेजेंगे, गाड़ी नहीं भेजेंगे, जो गाड़ी भेजा है क्लियर होने का वेट करेंगे, क्लियर हो गया तो पीएन लेके शंटिंग करेंगे, वैसा रूल है। रियर में भी वैसे प्लान करना पड़ेगा, उनको पीछे वाले को बोल देंगे कि हमारा रियर में एक ऐसा अर्जेंट शंटिंग है, सो वो वेट करेगा, कोई गाड़ी नहीं भेजेगा, शंटिंग मूवमेंट पूरा होगा, फिर ये पीएन के साथ मैसेज भी देंगे। ब्लॉक बैक कैंसिल करने के लिए पीएन देना पड़ता है कि हाँ मेरा शंटिंग कार्य पूरा हो गया, ब्लॉक बैक कैंसिल, पीएन एक्सचेंज करके फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ओके, वैसा। तो ऑटोमेटिक का भी ये पुराना ही रूल है, खाली ऑटो जो सिंगल लाइन है, जो ट्रेन मूवमेंट वाला पॉइंट था वही चेंज करके वो ट्रेन मूवमेंट का नाम निकाल दिया इसमें। राइट, समझ में आया? चलो अभी तो आप लोगों को टेंशन कम है, अमेंडमेंट 22 देख लिए, फिर डिस्कस करेंगे। कल अगर आप कोई टॉपिक बोलो ऐसा, जैसे पूरा चैप्टर बोलो है ना, चैप्टर 9, चैप्टर 7, चैप्टर 6, ऐसा नहीं। चैप्टर 6 में जैसे मान लो लर्च है, रेल फ्रैक्चर है, या चैप्टर 5 में जो भी है सिक्योरिंग स्टेबलिंग है, चैप्टर 4 में जीएलपी चेक है, बीपीसी है, ऐसा टॉपिक सोचो, पढ़ो, और जो टॉपिक में डाउट लगे या उसका कि चैप्टर 4 का चैप्टर 3 का एमसीक्यू में डाउट आ रहा है तो वो टॉपिक पढ़ लो। सिग्नल्स का तो हमको लगता है जो आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल, संट सिग्नल, डिस्टेंट सिग्नल, होम सिग्नल, ये सब तो बिट्स में आपको डाउट नहीं आता होगा, और इसका मतलब वो टॉपिक भी क्लियर है। तो जिस टॉपिक के एमसीक्यू में आपको डाउट आता है ना, वो टॉपिक का नाम ढूंढो। जैसे मान लो लर्च में डाउट आया तो लर्च सुन लो 10 मिनट का हो, तो ऐसा पावर पॉइंट लगाना, नहीं तो ऐसा ओरल में भी सुना देंगे, ऐसे ही जल्दी फास्ट में सुन सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है सर अभी जो ये अमेंडमेंट स्लिप का पावर पॉइंट लगाए थे, सेम यही पीडीएफ मिल सकता है सर? हाँ भेजा था, मैं भेजता हूँ आपका ग्रुप में, शायद भेजा था, मैं आज ही भेज देता हूँ। अभी जो पढ़ाए बस यही पीडीएफ बना, हाँ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी का पीडीएफ है मेरे पास। इसका जो समरी है ना, इसका हमारा पीडीएफ इन्होंने बनाया था, अपना रघुराम साहब ने बनाया था, चीफ इंस्ट्रक्टर है ना जो जेडआरटीआई में, सो पीडीएफ बनाए थे, सेम टॉपिक, वही पावर पॉइंट में भी वही पॉइंट है ब्रीफ उसका, तो उन्हीं का पीडीएफ है, वो मैं भेज देता हूँ। वो हो सकता है आपके ग्रुप में न भेजा, किसी ने मांगा था तो मैंने भेजा था, या इसमें भेजा हो, कभी ओवरलुक हो जाता है ना, बहुत सारा मटेरियल आता रहता है, मैं भेज देता हूँ, उसको देख लो एक बार, पीडीएफ आप रिव्यू कर लो, और टॉपिक ढूंढना, कल बताना कोई टॉपिक पढ़ना है तो टॉपिक पढ़ा दे। जैसे एक दिन उस कौन से शायद दीपक नायक ने या किसी ने तो मेरे को बोला था कि सर पायलट गार्ड सिस्टम और फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम बता दो, तो क्योंकि वो यूज में नहीं है तो उसको मैं ऐसा ओरल बताऊंगा, तो जो जिसमें आप ड्यूटी करते रहते हो ना, तो उसको ऐसा ओरल भी समझा सकते हो। और सपोज करो जिसमें ड्यूटी नहीं कर रहे हो, यूज में नहीं है, तो उसको क्या है, सामने ऐसा जेंडसार लगा के बताने से अच्छा रहेगा वो, राइट। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको उसका रिवीजन करना है तो उसको सामने जेंडसार ओपन करके कर देंगे, राइट, ठीक है ना। चलें, ठीक है, फिर बंद करते हैं हम लोग। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।